अभी यहाँ का एक प्राचीन इतिहास सुनने को मिलता है लोकल में कि जब तक भंते जी थे तब तक यहाँ भोजन जो है निरंतर चलता रहता था और एक काली मूर्ति हुआ करती थी यहाँ पे, जो अभी तो दिखाई नहीं दे रही है। उस मूर्ति से मात्र टच करके भोजन रख दिया जाता था, तो भोजन जो है ख़त्म नहीं होता था। इस पे क्या कहना है आपका? ये सुना मैंने भी है और ये विषय मेरे से छूटा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप विषय पे ले आए मुझे। तो चीना भंते जब यहाँ रहते थे तो बुद्ध पूर्णिमा पर और गुरु पूर्णिमा पर या बीच बीच में जब भी अवसर आता था तो वो यहाँ सहभोज अर्थात भंडारा करते थे और बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे। तो उन्होंने यहाँ मूर्तियाँ तो लगवाई थी जिनमें से 2 ही बच पाई हैं। वो मूर्ति भी यहाँ मैंने सुना था, वो मूर्ति भी यहाँ थी। और उनके विषय में ये भी कहा जाता है, चीना भंते के विषय में, कि यहाँ जैन मंदिर था, वो आग नहीं पकड़ रहा था। उन्होंने निवेदन किया कि हमारे लिए पूजा कर दें, आग पकड़ लिया उसने। बहुत निसंतान थे दंपति, उनको संतानें हो गई। तो ऐसा एक आस्था बन गई लोगों में, एक अफवाह भी बन गई कि उनके सिर में गड्ढा है और सिर में ही तेल भर के जो है वो दीप जलाते हैं, बत्ती डालते हैं। तो क्योंकि ऐसी ही श्रद्धा उस मूर्ति में बन गई थी कि ये जो भंते जी हैं वो उनकी करामात नहीं है, इनके पास जो बुद्ध भगवान की मूर्ति है उसकी करामात है। तो ये एक मिथक बन गया था, क्योंकि ये चीज़ें वैज्ञानिक नहीं होती, हम कैसे यकीन करें। लेकिन फिर भी लोग संतानवान हुए, भट्टे ने आग पकड़ी। तो कभी न कभी तो जब रोग दूर होगा तो लोग संतानवान होंगे ही ना दंपति। जब आग ठीक से लगाई जाएगी तो कभी न कभी तो आग पकड़ेगी ही ना। लेकिन उनमें भंते जी में बहुत अपूर्व श्रद्धा थी और इस हिसाब से ये बुद्ध विहार जो है, जो बर्मीज बुद्ध विहार है, जो बाबा साहब के गुरु थे भिक्षु चंदमणि, उन्होंने पहला बुद्ध विहार यहाँ बनवाया था। उसके बाद में ये दूसरा बुद्ध विहार बना है। ये इतना प्राचीन। तो सर मूर्ति का पता चला या नहीं चला, कहाँ है वो मूर्ति? नहीं, मूर्ति का कोई पता नहीं चला है और वो इंटरनेशनल मार्केट में हो सकता है स्मगलिंग हो गई हो। जब वो ऐसी श्रद्धा पैदा हो जाती है ना मूर्तियों में कि इन मूर्तियों से बिगड़े काम बन जाते हैं, या ये अष्ट धातु की है या बहुत मूल्यवान है, इसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत पैसा मिलेगा, तो स्मगलिंग हो जाती है। मैं इस विषय में कुछ कह नहीं सकता कि कहाँ गई वो मूर्ति, कौन ले गया। आज आप लोगों ने इस मंदिर परिसर से महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया, आप लोगों ने झांकी भी निकाली, शहर और ग्रामीण अंचल भ्रमण भी किए, तो उस पर संदेश तो अच्छा गया है। तो मूल उद्देश्य क्या रहा है आपका उस जुलूस का? मूल उद्देश्य ये रहा है कि छत्रपति साहू जी महाराज के जो पूर्व के वंशज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके विरोधियों ने उन्हें मारा भी, उनकी समाधि भी विनष्ट कर दी। उस पर दरख्त उगाए थे, कोई पता भी नहीं कर सकता था, न कोई लिखित साहित्य था शिवाजी महाराज का। तो शिवाजी महाराज की जो है समाधि बोधिसत्व ज्योतिबा फुले ने खोज निकाली। फिर उन्होंने पुस्तकें लिखी, क्योंकि हमारे जो क्षत्रिय थे, जिन्हें आज क्षत्रिय कहते हैं, उन्हें डराने के लिए विरोधियों ने, जो कभी शरण पाके आए थे इस देश में और शरण पा कर के हमारे राजाओं की जो है उन्होंने गोपनीयता ली और फिर विदेशी आक्रमणकारियों से मिल गए और हमारे जो देसी राजा थे उन्हें पराजित किया और विदेशी राजाओं के प्रशासन में शामिल होकर के हमारी देसी जनता पर अत्याचार किया। उसी क्रम में हमारे शिवाजी महाराज को भी शहीद कर दिया उन्होंने और उनकी समाधि भी समाप्त कर दी। उस समाधि को बोधिसत्व ज्योतिबा फुले ने खोज निकाला
और फिर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, परशुराम को खत। महाभारत के आदि पर्व में लिखा हुआ है कि परशुराम ने जो है 21 बार क्षत्रियों का समूल नाश कर दिया, और जो गर्भवती क्षत्राणी थी ऐसी बिजली की गड़गड़ाहट हुई कि गर्भपात करा दिया, क्षत्रिय विहीन करा दिया इसको। तो क्षत्रियों, आप सर मत उठाना, नहीं तो ऐसे ही नाश कर दिया जाएगा जैसे परशुराम ने किया था। तो हमारे खत्तियों को डरा दिया। तो इन खत्तियों के डर को दूर करने के लिए ज्योतिबा फुले ने एक पुस्तक लिखी, परशुराम को खत, और पता डाला कि तू जहाँ भी है वहाँ इसको पढ़ ले और सुन ले और आजा। तू बेईमान है, तू ठगों ने लिखा है, तू ठगों ने बनाया है, तू सच में नहीं हुआ है। ये हमारे खत्तियों को डर दिखाने के लिए तू पैदा किया है, तू दिमाग में रहता है, हम तुझे दिमाग में से निकालते हैं। तो उन्होंने समाज को इस तरीके से जागरूक किया, और फिर 1848 में पहला महिला विद्यालय खोला। अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को उसकी शिक्षिका नियुक्त किया। हालात मुसलमानों की भी अच्छी नहीं थी। बहन फातिमा शेख जो अविवाहित रह गई, उसको पढ़ाया, और उसने सार्वजनिक रूप से जो है बुर्का फाड़ दिया कि हम शिक्षिका ही नहीं, हमको आप प्रिंसिपल नियुक्त करेंगे तो प्रिंसिपल भी बनेंगे। तो वो इस विद्यालय की, प्रथम विद्यालय की प्रिंसिपल बनी। और फिर 1953 में, 1955 में फिर बहुत सारे विद्यालय उन्होंने स्थापित किए। ज्योतिबा फुले साहब ने साहू जी महाराज को समझाया और उनकी समझ में आया। तो जितने विद्यालय फुले साहब ने स्थापित किए थे उससे कहीं ज़्यादा विद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज ने स्थापित किए। हर जाति के लिए विद्यालय खोल दिया उन्होंने, क्योंकि सभी जातियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन अपनी रियासत में, अपने राज्य में उन्होंने, चाहे महिला हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दमित हों या अछूत हों, चाहे दलित हों, सबके लिए उन्होंने विद्यालय, छात्रावास और सब कुछ खोला था। और छत्रपति साहू जी महाराज को प्रेरित किया था, और उस प्रेरणावश छत्रपति साहू जी महाराज ने न जाने कितने विद्यालय खुलवाए, और कितने छात्रावास खुलवाए, कितने होटल खुलवाए, जो आप सब लोग जानते हैं, उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके खुद के राज्य में जो बड़े बड़े पदों पर जो थे, 90% जो है ब्राह्मण हुआ करते थे, जिन्होंने बाबा साहब को नौकरी नहीं करने दी। तो उन्होंने संकल्प लिया छत्रपति साहू जी महाराज ने कि सामाजिक प्रतिनिधित्व का होना बहुत जरूरी है, सारी जातियों को मेरे राज्य में प्रतिनिधित्व मिलेगा। और उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया अपने राज्य में, और 1902 में सामाजिक भागीदारी या सामाजिक प्रतिनिधित्व या आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने किया। और एक अछूत मातंग से तो होटल खुलवा दिया। और जब होटल में कोई नहीं जा रहा है तो डुंगडुंगी पिटवा करके, मुनादी पिटवा करके ये सूचना करवा दी कि जो उस होटल पर खाना खाएगा और सर्टिफिकेट उस होटल मालिक से जो अछूत है उससे दस्तखत करके लाएगा, उसे नौकरी में, मेरे राज्य में प्रमोशन मिलेगा। तो ऐसे छत्रपति साहू जी महाराज को हम कैसे ना याद करें, जब त्राही त्राही मची है जातियों की। और उस आदमी ने, उस छत्रपति साहू जी महाराज ने जातियों को समाप्त कर दिया था। जातियों को समाप्त करने के बड़े बड़े काम किए थे उस आदमी। और जब देखा कि जैसे मेरे वंशजों के साथ धोखा हुआ है, धोखा मेरे साथ भी हो सकता है, अब मैं दुनिया में न रहूं तो इस मिशन को कौन आगे बढ़ाएगा। तो नागपुर में एक बहुत बड़ा आयोजन करके उन्होंने जो बाबा साहेब अम्बेडकर जब लंदन में पढ़ रहे थे
तो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि मुझे 100 पाउंड की ज़रूरत है पढ़ाई पूरी करने के लिए, और 100 पाउंड की ज़रूरत है इंग्लैंड से भारत आने के लिए, और मैं जब भारत आ जाऊंगा तो मैं आपका कर्जा चुका दूंगा, मुझे पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति दे दी जाए। तो पत्र को पढ़ के पहले तो पत्र का जवाब पत्र में दिया कि आप पढ़ाई पूरी करके आएँ, और ये उधारी नहीं है, ये ब्याज पे नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा मैं ब्याज भी दूंगा, और उन्होंने मदद की और जब पढ़ लिख के बन के टाई लगा के आते हैं, उनको नौकरी भी दी बाबा साहब को, और जब नौकरी में दिक्कत हुई तो उन्होंने सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण भी दिया अपने राज्य में, और आगे चल के मैं समझता हूँ ये 1921 की घटना या 22 की है, वैसे 1921 की है। नागपुर में एक सर्वजन समाज की जो है बहुजन समाज की एक बैठक बुला करके, एक बहुत बड़ी रैली बुला करके, एक आयोजन करके, और उन्होंने घोषित किया कि ये विदेश पढ़ के आया है, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं इनको विदेश से पढ़ाई पढ़ के आए हैं, ये आपके सब बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के मुक्तिदाता साबित होंगे, और मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तो आप इनके नेतृत्व को स्वीकार करना और ये जैसे कहें उसका अनुसरण करना, उसी में उद्धार है। और आज इस बात को जो है मूल निवासी समाज, हमारा बहुजन समाज इसको जान रहा है। ज्योतिबा फुले की कुर्बानियों को, छत्रपति साहू जी महाराज के कृत्यों को, जो कि बाबा साहब को उन्होंने ही तो तराश के बनाया और फिर हमको सौंप के गए हमारे पूर्वजों को कि इनका नेतृत्व स्वीकार करना। और आज जो है भंडारा करके, कथा भागवत कह के हमको जातियों में बांट के जातियों में मजबूत किया जा रहा है, जाति मजबूत हो ऐसे आयोजन चला रहे हैं। तो हम छत्रपति साहू जी की मनसा अनुरूप हमने ये आज का कार्यक्रम किया था कि जातिवाद एक लोचा है, लात मार दो मौका है। तो हमने लात मारने का काम किया है आज, और हम बेहद सफल हैं, बेहद उत्साहित हैं। पूरे शोभा यात्रा में यही सब हमारे नारे लगते रहे, तो हमारा कार्यक्रम पूरा सफल रहा, हमारा उद्देश्य भी सफल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।